आप कनाडा आउटलैंड स्पाउस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने का प्लान कर रहे हैं और IMM 5532 फॉर्म आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको आउटलैंड स्पाउस स्पॉन्सरशिप के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट से लेकर हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग, IRCC पोर्टल वॉक थ्रू और सबमिशन के बाद क्या क्या होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और मैं यहाँ कनाडा में पिछले 10 सालों से रह रही हूँ। मैंने यहाँ अपनी जर्नी एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करी और फिर उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, वर्क परमिट, PR, एक्सप्रेस एंट्री एंड सिटीजनशिप तक, मैंने अपनी सारी एप्लीकेशंस खुद से करी, यानी DIY, डू इट योरसेल्फ। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बताने वाली हूँ या उसके बेसिस पे आपको नहीं समझाने वाली हूँ, बल्कि मैं आपके साथ मल्टीपल सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ। ये सारी डिटेल्स उन सभी लोगों के सक्सेसफुल एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैंने पर्सनली गाइड किया है। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली IMM 5532 यानी कि रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप इवैल्यूएशन फॉर्म को डिटेल में समझेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें आपको कैसे आंसर करना है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। IRCC आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, रियल है, कंसिस्टेंट है और लॉन्ग टर्म है। हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे फिल करना है विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि और लोगों के लिए वर्क करी हैं। IRCC आपसे ये नहीं पूछ रही कि आप कैसे मिले, वो ये देख रहे हैं कि जो आप उनको स्टोरी बता रहे हैं वो लॉजिकली फ्लो में बैठ रही है या नहीं। सिंपल टाइमलाइन में सब लिखना है, कैसे मिले, कौन कौन इन्वॉल्व थे, फ्रेंड्स, फैमिली, आपको क्या क्या अवॉइड करना है, वन लाइनर्स यानी एक लाइन के आंसर्स, कॉपी पेस्ट स्टोरीज नहीं लगनी चाहिए और लव एट फर्स्ट साइट जो लोग लिख देते हैं, अगर आप वो लिख रहे हैं और अगर वाकई आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज उसकी एक स्टोरी जो है वो उस तरीके से प्रेजेंट करिए, तो सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट मत लिखिएगा। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो हम देखते हैं इस फॉर्म में वो ये है, बहुत ही शॉर्ट आंसर्स, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फॉर्म्स और प्रूफ, यानी कि फॉर्म में आपने कुछ और लिखा है और प्रूफ आपने कुछ और मैच करे हैं, तो फिर वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ओवर एक्सप्लेनिंग, या आपकी जो स्टोरी है वो एकदम फेक है, आप जाके DDLJ की स्टोरी लिख देंगे वहां पे तो वो सबने DDLJ देखी है तो उनको समझ में आ जाएगी वो फेक स्टोरी है। तो प्लीज जेन्युइन स्टोरी लिखिए। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है डेट्स का मिसमैच। आपने यहाँ पे कुछ डेट लिखी है लेकिन आप भूलिए मत, अगर आप एक दूसरे को ट्रैवल करने का प्रूफ दिखा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट झूठ नहीं बोलेगा, तो आपको वो डेट्स बहुत ध्यान से अपना टाइम लीजिए और मैच करिए कि आप कितने दिन रुके, कितने दिन आपने विजिट किया, कौन सी डेट पे गए, कौन सी डेट पे आए, वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप इवैल्यूएशन फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए कि ये 8 पेजेस का फॉर्म है, तो हमको बहुत ध्यान से भरना है इसको। तो जो पहला सेक्शन है वो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है स्पॉन्सर के बारे में और दूसरा सेक्शन है आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमको कन्फ्यूजन ना हो, हम समझ लेते हैं कि जो स्पॉन्सर है वो, फॉर एग्जांपल हम इस पूरे फॉर्म में ये समझेंगे कि हस्बैंड इज़ इन कनाडा, ठीक है, और वो अपनी वाइफ को, जिसको हम प्रिंसिपल एप्लीकेंट PA बोलेंगे, हु इज़ इन इंडिया, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दिस फॉर्म हम ये अज्यूम करेंगे कि स्पॉन्सर हमारे हस्बैंड है जो कनाडा में है एंड PA इज़ द वाइफ, प्रिंसिपल एप्लीकेंट इज़ द वाइफ इन इंडिया, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको स्पॉन्सर का लास्ट नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, नाउ क्लाइंट ID। क्लाइंट ID मैं दोनों केसेस में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए PA के लिए भी क्लाइंट ID पूछ रहे हैं। क्लाइंट ID इज़ नथिंग बट UCI। UCI क्या होता है, अगर आपने कनाडा के लिए PR है, आपके पास सिटीज़न है, स्टडी परमिट है, वर्क परमिट है, तो शुरू से लेकर आपके पास एक 9 डिजिट का नंबर होता है जिसको आप यूनिक क्लाइंट ID बोलते हो, ठीक है। वो अगर आपके पास ये सब है, PR, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, सिटीजनशिप, तो वो थ्रू आउट सेम रहेगा और वही आपको यहाँ लिखना है। तो स्पॉन्सर के पास तो फॉर श्योर होगा ही होगा, है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कनाडा में है, उनके पास स्टेटस है। प्रिंसिपल एप्लीकेंट के पास ज़रूरी नहीं कि हो,
ओके पर अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने पास्ट में कभी विजिट वीज़ा अप्लाई किया हो या कभी भी कनाडा आने के लिए कोई भी एप्लीकेशन की होगी तो उनके पास भी यूसीआई होगा जो आप यहाँ लिखेंगे, पर अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट ब्लैंक। पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जो कि है स्पॉन्सर के बारे में, स्पॉन्सर की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में, यानी कि उनकी वर्किंग के बारे में, और ये हमको लिखना है पास्ट 5 ईयर्स में, और हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई गैप्स ना हो। अगर इन 5 सालों में स्पॉन्सर जो है वो अनएम्प्लॉयड भी है तो भी आपको लिखना है, पर आपको ये समझाना है कि आपने अपने आप को कैसे सपोर्ट किया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर्स में, आपको वो भी लिखना है, और फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपकी मंथली इनकम बिफोर टैक्स भी लिखनी है। तो जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस ऑर्डर में हम ये लिखें, सो द ऑर्डर इज करंट टू पास्ट, तो आपको अपना करंट ऑक्यूपेशन लिखना है और फिर डाउनवर्ड्स जाना है, ओके पीछे जाना है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ये जो टाइमलाइन है हमारी वो सारी करंट है, ठीक है, और ये पास्ट में ऐसे जा रहे हैं। सो मोस्ट रीसेंट टू इन द पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देखिए मई 2015 से लेकर सितंबर 2016 से लेकर ये इंसान जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी पोजीशन ओनर होगी, और जो भी उसकी मंथली इनकम बनेगी हम वो यहाँ लिखेंगे बिफोर टैक्स। ये मई 2015 में अगर इन्होंने काम शुरू किया है यहाँ पे, तो जो इसके पहले वाला होगा वो अप्रैल 2015 में ख़त्म किया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई गैप नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने यहाँ पे काम किया था, तो यहाँ पे किस कंपनी के लिए काम किया है, कंपनी का क्या एड्रेस है वो लिख दिया, पोजीशन क्या है वो लिख दी, फिर सैलरी लिख दी। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम ऐसा आया है जहाँ पे अनएम्प्लॉयड भी हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको लिखना है कि आप कब से कब तक अनएम्प्लॉयड है। फिर से देखिए कोई गैप नहीं है यहाँ पे, है ना। ये अगर इन्होंने मई तक ये अनएम्प्लॉयड थे तो फिर इन्होंने दूसरा काम जून से शुरू कर दिया था, तो कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयड भी थे किसी कारण से तो आपको ये लिखना है कि आपने उस दौरान अपने आप को कैसे सपोर्ट किया। तो आप ये भी लिख सकते हैं सपोर्टेड बाय सेविंग्स, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो उस दौरान आपका जो इनकम है कुछ होगा ही नहीं, तो आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ऑक्यूपेशन भी नहीं होगा तो आप NA लिख दीजिए, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से आपको अपनी वर्क हिस्ट्री, यानी कि स्पॉन्सर को अपनी वर्क हिस्ट्री लिखनी है लास्ट 5 ईयर्स की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द फॉर्म। Have you sponsored in the past or are you currently sponsoring any other members of your family in a different application? कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने एक्स स्पाउस को, है ना, हो सकता है ये आपकी सेकेंड मैरिज हो या सेकेंड रिलेशनशिप हो, तो आपने कभी प्रीवियसली अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ को स्पॉन्सर किया हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। या आपने अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया हो, ठीक है, या आपने कभी अपने सिबलिंग्स को स्पॉन्सर किया हो। तो उन सभी फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने आपने पहले कभी स्पॉन्सर किया है, आपको यहाँ पे वो डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे अगर नो है तो नो है, कोई टेंशन नहीं। अब हम मान के चलें कि आपने येस करा है, फॉर एग्जाम्पल हम उन लोगों की भी बात भी कर लेते हैं। तो अगर हम येस चूज कर रहे हैं तो आपको उनका नाम लिखना है, लास्ट नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आपने एप्लीकेशन करी थी क्या आप उसमें स्पॉन्सर की तरह आपने रोल निभाया था कि आपने को साइनर की तरह रोल निभाया था, वो लिखना है। आ जाता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट पीपल। क्या आप किसी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं? कोई आप ऐसा है जो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ रह रहे हो। हु इज़ नॉट ऑलरेडी लिस्टेड इन द टेबल अबव, यानी कि कोई आपका प्रीवियस स्पाउस या पार्टनर या चिल्ड्रन आपके किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से जिसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो भी यहाँ लिखना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन पे। लेवल ऑफ एजुकेशन डिपेंडिंग आपने कितनी पढ़ाई करी है आप वो लिखेंगे। जनरली जो है लोग ऑफ कोर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी कैपेसिटी आप वो लिखेंगे, और कितने साल, अगर आपने कॉलेज डिग्री करी है 3 साल की तो आप 3 साल लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भी करी है तो आप 2 साल लिखेंगे, मास्टर्स किया है, जो भी आपकी डिग्री। अब ये नहीं कि आप सब टिक कर दें, हमने अगर पोस्ट ग्रेजुएट तक किया है तो आप सब टिक मत कर देना। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी
हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, तो अगर आपका हाईएस्ट पीजी है तो आप पीजी लिख देंगे, अगर सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो आप वो लिख देंगे, बट ओनली वन यानी कि हाईएस्ट. नाउ लेट्स गो ऑन टू एड्रेस हिस्ट्री. तो एड्रेस हिस्ट्री भी आपकी, यानी ये सब जो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं आप प्लीज़ ध्यान रखिए, ये सब स्पॉन्सर के बारे में है, ठीक है. तो एड्रेस हिस्ट्री भी आपकी लास्ट 5 ईयर्स में ही आपको लिखनी है. डेट्स, स्ट्रीट एंड नंबर, सिटी, टाउन, प्रोविंस, जिप कोड एंड कंट्री. और एड्रेस हिस्ट्री भी जो है आपको लास्ट 5 ईयर्स यानी कि प्रेजेंट टू पास्ट ही लिखनी है, जैसे आपने अपनी वर्क हिस्ट्री लिखी. तो मोस्ट रीसेंट से लेकर आप ओल्डेस्ट एड्रेस पे जाएंगे. नाउ रेसिडेंस इन कनाडा, यहाँ पे बात हो रही है कि क्या आप कनाडा में रहते हैं. अगर आप कनाडा में रहते हैं यस, तो आप यस टिक कर देंगे और सीधा आप क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएंगे. लेकिन अगर आप ऐसे स्पॉन्सर हैं जो कनाडा में नहीं है अभी और कहीं और है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हैं तो कैनेडियन पीआर या कैनेडियन सिटीजन, लेकिन आप रह किसी और कंट्री में रहे हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप कनाडा लास्ट कब गए, कब थे आप कनाडा में, आप कनाडा में कब आएंगे वापस, एंड आएंगे भी तो आप कहाँ रहेंगे, कौन सी सिटी में रहेंगे. तो ज़्यादातर जो है वो एप्लीकेशन में लोग कनाडा में ही होते हैं, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि हमारे स्पॉन्सर भी जो है वो कनाडा में है, तो हम यहाँ यस ही टिक करेंगे. डू यू लिव इन कनाडा. ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हैव यू एवर बीन मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन. कॉमन लॉ मैरिज तो आप लिख देंगे अगर आप मैरिड होंगे. कॉमन लॉ रिलेशनशिप का बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को. बेसिकली इट इज अ लिव इन, ठीक है. आपके कोई पास रिलेशनशिप हो जहां आप अपने पार्टनर के साथ रहे हैं एक या 1 साल से ऊपर के टाइम तक, तो वो होता है कॉमन लॉ रिलेशनशिप. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको लिखना ही लिखना है. आप वो तब लिखेंगे जब आपने इस कॉमन लॉ रिलेशनशिप को कहीं पे डिक्लेयर किया हो इन द पास्ट. फॉर एग्जांपल आपके टैक्सेस में आपने एज अ कॉमन लॉ आप दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया हो, या फिर आपने कोई प्रीवियस स्पॉन्सरशिप अगर पीआर की करी है एज कॉमन लॉ, तो आप लीगली अगर आपने एक दूसरे को रिप्रेजेंट किया है एज ईच अदर्स कॉमन लॉ, फिर आपको वो यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाता है. बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे नॉर्मली विदाउट एनी लाइक वाइल मेंटेनिंग सिंगल स्टेटस लीगली और ऑफिशियली, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर टू राइट इट और नॉट, बट ओनली इफ it was legally recognized and then you should declare it. फिर यहाँ पे कंसेंट टू डिस्क्लोज है कि अगर आपने कभी मैरिज फ्रॉड किया हो तो जो कनाडा जो है वो आपके लिए बैकग्राउंड चेक करेगा, और अगर कुछ ऐसा निकल के आया जो आपने डिक्लेयर नहीं करा है तो वो इन्फॉर्मेशन वो आपके स्पाउस या पार्टनर को दे देंगे, ठीक है. आपको कंसेंट देनी है, ऑफ कोर्स आप येस चूज़ करेंगे, फिर आप यहाँ पे साइन करेंगे. साइन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है. आप टाइप करिए अपना नाम, फुल नेम एंड डेट, ठीक है. अब ये तो हो गया स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन. अब हम आ जाते हैं पार्ट बी ऑफ द फॉर्म विच इज़ द प्रिंसिपल एप्लीकेंट. कि इस रिलेशनशिप से पहले क्या आपका स्पॉन्सर आपसे किसी भी तरह से रिलेटेड था. वॉज योर स्पॉन्सर रिलेटेड टू यू इन एनी वे बिफोर दिस रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, क्या भाई आपका जो स्पॉन्सर है, आपके जो हस्बैंड है, इस एप्लीकेशन में जो हम स्पॉन्सर बोल रहे हैं वो हस्बैंड है, वो आपकी किसी फैमिली मेम्बर के रूप में थे, या फिर आपके स्पॉन्सर की जो फैमिली मेम्बर है वो आपसे रिलेटेड है ना, कि आपने विद इन फैमिली ही कोई अलायंस किया है, तो वो आपको डिक्लेयर करना है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नो. एंड अगर येस है, गिव देयर नेम्स इन रिलेशनशिप टू यू एंड योर स्पॉन्सर. अब हम बात करें कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट के क्या कोई आंटी, अंकल, कज़न है जो कनाडा में रह रहे हैं. अगर रह रहे हैं तो उनका पूरा नाम लिखना है आपको, ठीक है. तो यहाँ पे
एक और फॉर्म होता है IMM 5406, जिसके बारे में हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। वो आपका फैमिली मेंबर का ही फॉर्म होता है। अगर आपने उन फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी वहाँ डिक्लेयर किया है तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम पूरा पढ़ लेते हैं। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इंक्लूडिंग आंट्स, अंकल्स, cousins, etc. living in Canada? If yes, give their full name, addresses, relationship to you. You do not have to list family members listed on the additional family information form. ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट के कोई है अंकल आंटी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट के बारे में पूछे कि भाई आपकी कभी पहले शादी हो रखी है या आप कॉमन लॉ रिलेशनशिप में थे, तो आप उस हिसाब से येस और नो लिखेंगे। और उनका अगर आप येस चुन रहे हैं, सो यू हैव टू राइट योर प्रीवियस पार्टनर्स या स्पाउसेस फैमिली नेम, गिवन नेम, लेंथ ऑफ रिलेशनशिप और कब आप सेपरेट हुए उस बारे में। बट हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर नो है। कंसेंट टू डिस्क्लोज, सेम चीज़। अगर आपने मैरिज फ्रॉड किया हो या कुछ किया हो, क्योंकि आपका जब बैकग्राउंड चेक होगा तो वो आपके स्पाउस को आप कंसेंट दे रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आप इसको येस करिए। उसके बाद आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है वो अपना सिग्नेचर डालेंगे। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ही सिग्नेचर डालना है, यानी फुल नेम आप अपना टाइप करेंगे और यहाँ डेट लिखेंगे। तो अब हम आ गए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म, जो कि आपके रिलेशनशिप के बारे में है। टू बी फिल्ड आउट बाय द स्पॉन्सर एंड द PA। आप दोनों को साथ में मिलके बैठ के ये डिस्कस करके फिल करना है, क्योंकि ये आप दोनों की रिलेशनशिप को वैलिडेट करेगा और वेरीफाई करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ भर रहे हैं वो आप दोनों को पता होनी चाहिए। When was the first time you met in person? आप पहली बार कब मिले? तो डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग के बारे में आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि चाइल्डहुड, अगर आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो चाइल्डहुड लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं वी आर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो भी आपके केस में जेन्युइन रीज़न हो। नाउ डिड एनीवन इंट्रोड्यूस यू? एनीवन इंट्रोड्यूस यू का मतलब है अगर आप एक दूसरे से खुद ही मिले हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नो लिख देंगे। बट अगर किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपकी लव स्टोरी आप इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, या आपका जो अलायंस है आप इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, किसी फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो आप उस हिसाब से येस या नो करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे वो रिलेशन लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने आपको इंट्रोड्यूस करा, या मदर ऑफ जो भी, या तो स्पॉन्सर की मदर या तो PA की मदर। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। अगर कोई नहीं है तो आप नो लिखेंगे, अगर फ्रेंड है तो आप फ्रेंड लिखेंगे, और जिसका फ्रेंड है आप वो लिख देंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू वुड आंसर दिस क्वेश्चन। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस एप्लीकेशन में हमने नो टिक किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो टिक कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम खुद ही मिले हैं। ठीक है, डिड यू हैव एनी कॉन्टैक्ट बिफोर यू मेट इन पर्सन? तो एक दूसरे से मिलने से पहले आपका कोई भी किसी तरीके का कांटेक्ट था। अब ये कांटेक्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, हो सकता है कि आप एक दूसरे को फैमिलीज़ आपकी बचपन से जानती हो, या आप एक साथ पले बड़े हो, या आप एक स्कूल में हो। सो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो मैं यहाँ पे नो लिखूँगी कि भाई जब तक हम खुद नहीं मिले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अगर आपके केस में ऐसा है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते थे तो आप यस लिखेंगे। इफ़ यस गिव डिटेल्स, अगर ऐसा है यस है तो आप अपनी डिटेल्स देंगे कि भाई किसने पहला कांटेक्ट किया था, डेट क्या थी आपके पहले कांटेक्ट की, आप कैसे मिले थे, फ़ोन से मिले थे, लेटर से मिले थे, ईमेल से मिले थे, सोशल मीडिया से मिले थे। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल आ जाता है? फॉर एग्जांपल आप एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप तो टेक्निकली इन पर्सन मिलने से पहले, यानी फिजिकली मिलने से पहले आप एक दूसरे को ऑनलाइन जानते थे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैट्रिमोनियल साइट, इफ़ दैट इज़ योर केस, राइट। आप लिख सकते हैं शादी.com, या जो भी आपके केस में था वो लिखेंगे आप फॉर एग्जाम्पल। या अगर हो सकता है कि आपने यहाँ पे नहीं मिले हो आप एक दूसरे को, आप मिले हो सोशल मीडिया पे एक दूसरे से पहले, तो आप लिख सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी। तो लाइक दिस यू हैव टू आंसर दिस। यह हो सकता है कि आपने फ़ोन पे बात करी हो, तो आप बोल सकते हैं कि नो वी कनेक्टेड ओवर अ फ़ोन कॉल। किसने किया, क्या किया, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आर यू लिविंग टुगेदर नाउ? अब लिविंग टुगेदर
आप साथ में रह रहे हैं कि नहीं। आपका स्पाउस तो ऑलरेडी हम बात ही कर रहे हैं कि आउटलैंड स्पॉन्सरशिप है ये, तो ऑब्वियसली आप साथ में नहीं रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। और अगर साथ में रह रहे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर आपका आ जाता है यहाँ पे विजिट वीज़ा पे और आप लोग साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम आउटलैंड की तरह ही अप्लाई करते हैं, तो फिर उसके बारे में लिखना होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नो। और अगर नो है, हम नो ही मान रहे हैं, तो नो के केस में आपको बताना है कि वाई यू आर नॉट लिविंग टुगेदर। और ये बोल रहे हैं कि अगर आप पहले कभी पास्ट में आप साथ में रहे हो, और वो बताइए कि आप कब और कहाँ रहे थे। क्या आप दोनों में से कोई किसी और के साथ रह रहा है, इंक्लूड देयर नेम एंड द रिलेशनशिप इन द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द आउटलैंड केसेस में पीए एंड स्पॉन्सर जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि वी आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़, है ना। तो ये आपको ध्यान से सुनना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या दे सकते हैं आप, इसलिए दे सकते हैं कि भाई इमिग्रेशन की वजह से हम अलग रह रहे हैं, क्योंकि वीज़ा ही नहीं है एक दूसरे को विजिट करने के लिए, फॉर एग्जांपल, है ना। या फिर आपको छुट्टी ही नहीं मिल रही है, वर्क सर्कमस्टेंसेस हैं आपके। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि हम एक दूसरे से रेगुलर बात करते हैं। अगर आपने एक दूसरे को विजिट किया है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं स्पॉन्सर जो है विजिटेड पीए इन जो भी डेट ईयर आपको लिखना है, ठीक है। कितने टाइम के लिए ये लिख सकते हैं, तो ये दिखाएगा कि आप लोगों ने कांटेक्ट मतलब मिले हैं आप एक दूसरे के साथ। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं, आपने मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप मिलेंगे ही ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है कि अगर आप साथ में नहीं रह रहे हैं इस वक्त, तो आपने बेसिकली आईआरसीसी देखना चाहता है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये कमेंट्स में लिखिएगा। फिर देखिए पूछ रहे हैं कि अगर आप साथ में नहीं रह रहे हैं, हैव यू विजिटेड ईच अदर ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप, तो हम इसमें येस लिखेंगे, क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक दूसरे को विजिट किया है। या हो सकता है कि सिर्फ स्पॉन्सर नहीं किया हो, क्योंकि पीए तो आ नहीं सकता है कनाडा अगर उसके पास वीज़ा नहीं है, तो यहाँ पे ये सीन आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर हम येस कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे कि कब कब किसने विजिट किया। और ये अगेन यहाँ पे प्रेजेंट टू पास्ट, ठीक है। जितनी बार भी आपने विजिट किया है, हुएवर विजिटेड, हुएवर हो सकता है कि स्पॉन्सर ने विजिट किया हो तो स्पॉन्सर ने विजिट किया। डिड यू स्टे टुगेदर एट द सेम लोकेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखने, आप साथ में रहे कि नहीं रहे, अगर रहे तो कहाँ रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी दूसरी कंट्री में मिलते हैं अपने स्पाउसेस से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी एक वेकेशन के लिए गए हैं, ठीक है, पीए का कंट्री अलग है, स्पॉन्सर का कंट्री अलग है, और आप एक वेकेशन के लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आप मेक्सिको में मिल लिए एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको वहाँ पे होटल का एड्रेस लिखना है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है, इन केस ऑफ वेकेशन। अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रहें तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्टेड विथ पेरेंट्स। तो दिस इज हाउ यू विल आंसर। ओके, सो जो नेक्स्ट पेज है वो आता है कि व्हाट लैंग्वेज डू यू यूज़ व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। तो हम आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तो जनरली आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं एक दूसरे से, आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का लिखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू आर गोइंग टू शो योर चैट्स, और वो आपको प्रूफ लगाना है, तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि आप अपनी चैट्स लगाएंगे, ऑब्वियसली आपने वहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी मदर टंग है आप उसमें ही बात करेंगे, तो आप वो दोनों लिखिए, हिंदी और इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू कम्युनिकेट व्हेन यू आर नॉट टुगेदर एंड हाउ। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आप अगर साथ में नहीं होते तो आप एक दूसरे से कितना बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो कनाडा में है ना, और पीए जो है वो आपका इंडिया में है या दूसरी कंट्री में है, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है आपके बीच वो आता है टाइम डिफरेंस का या टाइम जोन का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जो है वो डेली बात करते हैं। और कैसे बात करते हैं, डेली बात करते हैं इवन दो हमारे बीच में टाइम डिफरेंस है। तो हम वीकडेज पे जो है आप ये लिख सकते हैं कि स्पॉन्सर
अपने जब काम पे जाते हैं तो अपने लंच टाइम पे वो वीडियो कॉल कर लेते हैं, या वीकेंड्स पे जो है जब तक दूसरा जो पीए है या स्पॉन्सर है जो भी, वो सो नहीं जाते, हम तब तक कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो आप बोल सकते हैं कॉल्स पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो अगर हमको पूरा पूरा पढ़े तो वी कैन राइट लाइक वी कम्युनिकेट डेली despite the time difference. On weekdays we chat during a sponsor's commute to work and video call at lunchtime, and on weekends we stay on call until the principal applicant sleeps. तो यहाँ पे ये आपने एफर्ट दिखा दिया, ठीक है। फिर है डू योर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट योर रिलेशनशिप, क्या आपके दोस्त परिवार ये सब जानते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में? तो आप किस हिसाब से येस और नो करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हम येस कर रहे हैं। अगर आपने किसी कारणवश नो लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप नो क्यों लिख रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, XYZ, कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या जो भी, बट मेरे हिसाब से यू शुड डेफिनेटली टिक येस, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को और फर्दर वैलिडेट करता है। अगर आप येस लिख रहे हैं तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कौन कौन जानते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे, और या अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। जब आप ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप चुनिंदा लोगों का ही नाम लिखिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स का ही नाम लिखिए। एंड आर दे रिलेटेड टू स्पॉन्सर या पीए, किस तरीके से वो आपसे रिलेटेड है, अगर रिलेटेड है तो क्या रिलेशनशिप है, मदर है, फादर है, फ्रेंड है, और कब वो आप लोगों से मिले, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्पाउस को इंट्रोड्यूस कराते हो तो अब एक अंदाजे के तौर पे आपने वो डेट लिख दी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर मैरिड, आंसर बिलो, इफ नॉट गो टू क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आप मैरिड ही हैं, अगर आप मैरिज के बेसिस पे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपकी मैरिज अरेंज थी या लव थी? अरेंज थी तो आप यस लिख देंगे, नहीं थी तो आप नो लिख देंगे। इफ यस, डिस्क्राइब हाउ द मैरिज वाज अरेंज। अगर अरेंज मैरिज है तो आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे अरेंज करी गई। भाई अपने मैट्रिमोनियल साइट से देखा एक दूसरे को, या आप किसी रिलेटिव के थ्रू मिले। तो जो भी आपकी जो ट्रू स्टोरी है, मैं बार बार यही बोलूँगी, जो ट्रू स्टोरी है वो आपको यहाँ पे आके लिखनी है। पर अगर लव मैरिज है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए इन केस ऑफ लव मैरिज। नाउ, वर देयर फॉर्मल सेरेमनीज और इवेंट्स टू रिकग्नाइज एंड सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप? आपकी रिलेशनशिप को वैलिडेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए क्या आपने किसी तरीके की कोई सेरेमनी करी? ये सेरेमनी कुछ भी हो सकती है, एंगेजमेंट सेरेमनी, ट्रेडिशनल, या प्रॉपर शादी ही, या कमिटमेंट सेरेमनी। कमिटमेंट सेरेमनी वो होता है कि आप एक दूसरे को कमिट कर रहे हैं, उससे छोटी मोटी, यहाँ फॉरेन में सब चलता है, ठीक है। पार्टनरशिप सेरेमनी, रिसेप्शन, हनीमून, एट्सेट्रा, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर आप यस लिखेंगे आपका केस ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। यस मीन्स स्ट्रॉन्ग केस, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भैया आपने कुछ किया है, इसको सोशल लेवल पे आपने दिखाया है। और ये कुछ भी हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट मैरिज करते हैं लेकिन उन्होंने बड़ी शादी नहीं करी होती, लेकिन कोर्ट मैरिज ऑल्सो काउंट्स एज अ सेरेमनी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जाएं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे लिखना है, अगर आपने येस किया तो आपको क्या लिखना है। तो हो सकता है इंगेजमेंट हुई हो आपकी, है ना, तो आप वो लिख सकते हैं। हो सकता है आपका प्रपोजल एक इवेंट हुआ हो, आप वो लिख सकते हैं। आपने कोर्ट वेडिंग करी है, आपने मेन वेडिंग नहीं करी, तो आपने लीगल वेडिंग लिख सकते हैं। तो लाइक दिस यू हैव टू राइट। और अगर आपने प्रॉपर शादी करी है तो आप ट्रेडिशनल वेडिंग लिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। एंड कहाँ करी है, लोकेशन, अंदाजे से आप गेस्ट बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लीगल वेडिंग है और सिर्फ विटनेस के तौर पे आपके पास 2 या 3 लोग हैं, तो आप वही लिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा कुछ जज नहीं किया जाएगा। और हु परफॉर्म द सेरेमनी, तो परफॉर्म द सेरेमनी लीगल वेडिंग के केस में तो रजिस्ट्रार ही होता है, तो आप रजिस्ट्रार लिख देंगे अगर आपका केस ये है। इंगेजमेंट है तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही है, आपको ये नहीं है कि आप पंडित लिख दें यहाँ पे या कुछ लिख दें। इफ़ एप्लीकेबल, अगर ऐसी कोई सेरेमनी है जो कोई परफॉर्म करता है तो आप वो लिखते हैं। So these are the kind of events. Now, did any of the following people go to any of the events? तो अगर इन सब events में आपके family members included है तो आप yes yes no no अपने हिसाब से लिखेंगे। तो ये basically आपके parents के बारे में, relatives के बारे में। तो whatever is applicable in your case, you have to write. अब मान के चलिए कि आप दोनों ने जाके एक
प्राइवेट वेडिंग एंड नोबडी वाज देयर और आपने नो चूज किया है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, रीज़न लिखना है कि भाई अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आपका जो इवेंट है या सेरेमनी जो है वो प्राइवेट थी क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे या डिफरेंट कंट्रीज में थे, या जो भी आपके केस में रीज़न है कि वाई योर फैमिली एंड फ्रेंड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन योर सेरेमनी, वो आप जेन्युइन लिखें। तो कई बार ऐसा होता है कि you marry and your parents are in a different country, your parents did not attend, या फिर आपकी लव मैरिज है, मे बी द फैमिलीज वर नॉट ओके विद इट, तो आप ये जेन्युइनली लिखिए। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल वेडिंग है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू इट, तो वो आप कब करेंगे। तो अगर हम एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें, एक मैं आपको ड्राफ्ट करके अगर दूं तो इसको सुन सकते हैं आप कि मान लीजिए ऐसा कोई कपल है जिसने लीगल वेडिंग करी है, तो वो ये बोलेंगे कि आर लीगल वेडिंग वॉज अ प्राइवेट सेरेमनी विदाउट अटेंडीज, अगर उन्होंने घर पे नहीं बताया ऑफकोर्स, या घर पे पेरेंट्स किसी कारणवश इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं वेडिंग में, तो आप लिखेंगे आर पेरेंट्स वर नॉट अवेलेबल एट द टाइम एंड दे डिड नॉट अटेंड एंड वी प्लान टू हैव अ ट्रेडिशनल वेडिंग विद फैमिली इन इंडिया और वेर एवर यू वॉन्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जेन्युइन रीजन देना है कि वाई देयर वर नो पीपल। ओके, कोई भी क्वेश्चन है कि आपको इसको कैसे लिखना चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड वी कैन गो थ्रू इट टुगेदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईदर ऑफ यू प्रेग्नेंट, तो अगर आपके केस में ये चीज़ वैलिड है तो आप ये चूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज देयर मोर इन्फॉर्मेशन यू विश टू सपोर्ट योर रिलेशनशिप। ये कई लोग जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो मैं ये सबसे पहले तो आपको बोलूंगी कि डू नॉट लीव दिस ब्लैंक, ठीक है। आपको जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना है, तो ये वाले सेक्शन में जो है वो आपकी पूरी लव स्टोरी आएगी या रिलेशनशिप का जो बेसिस है, जो स्टोरी है वो आएगी यहाँ पे, कि आप एक दूसरे से कब मिले, कब आपने एक दूसरे को डेट किया या कमिटेड रिलेशनशिप में आए, या आप किस तरीके से आपकी लाइफ रही है एंड हाउ यू गाइज केम टुगेदर। आपने कोई भी जो भी आपने ये ऊपर लिखा है ना कि आपने एक दूसरे को विजिट किया, तो वो एक आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने शादी करी और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आप कनाडा में रहने के लिए। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू बोथ स्पॉन्सर और पीए को साथ में डिस्कस करनी है, क्योंकि आपकी स्टोरी जो है वो एकदम वर्ड बाय वर्ड मैच होनी चाहिए। तो आप उस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे अपनी स्टोरी को कि आई जो भी प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, आई प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड माई हस्बैंड द स्पॉन्सर, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे अपने, ठीक है। हम XYZ हम पीए और स्पॉन्सर बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप बोलेंगे आई। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट का नाम है निशा, तो आई निशा, और हस्बैंड का नाम है सुमित, तो माई हस्बैंड सुमित। I, Nisha, and my husband Sumit first met in India in this year, and we began dating in this year, and then we came into a relationship, and then we, made our families meet, and we decided to have a ceremony, and सारी आपको चीज़ें लिखनी है, आपकी पूरी एक लव स्टोरी आपको बना के लिखनी है यहाँ पे इस सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन ऑफ द स्पॉन्सर। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ साइन करना है। अगेन यहाँ पे आप ई सिग्नेचर करने वाले हैं, यानी आप सिर्फ फुल नेम अपना टाइप करेंगे, ठीक है, एंड डेट, एंड सेम फॉर पीए डेट। ये फॉर्म फिल करते वक्त किसी इंटरप्रेटर को यूज़ किया है तो आप वो उसका नाम लिखेंगे। जनरली हम इसको ब्लैंक ही छोड़ते हैं, हम अपना फॉर्म खुद ही भरते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल फिनिश योर फॉर्म। गुड अप्रोच ये होगी कि आप शॉर्ट पैराग्राफ यूज करिए, जो डेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली ही लिखिए, और ओवर ड्रामेटिक लैंग्वेज को हम अवॉइड करेंगे। और ध्यान रहे यहाँ जो आप बात बोल रहे हैं वो आप जब रिलेशनशिप प्रूफ अटैच करेंगे, जिसके बारे में हम आगे अपनी प्लेलिस्ट में बात करेंगे,
तो उसमें इन सब चीजों का प्रूफ होना चाहिए, आपकी व्हाट्सएप चैट्स या हिस्ट्री, इस तरीके की चीजें मैच होनी चाहिए जो आप यहाँ लिख रहे हैं। ऑफिसर जो है वो सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला है और आपने जो अटैचमेंट्स लगाए हैं प्रूफ के तौर पे वो मैच करेगा। इस वीडियो या फॉर्म या इस पूरी प्रोसेस को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे उस क्वेश्चन को लिखना मत भूलिए। मैं जितना हो सकेगा आपको उतनी जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। और अगर आपका क्वेश्चन किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर हो सकता है तो मैं वो भी जरूर करूंगी। अगर आप DIY यानी डू इट योरसेल्फ एप्लीकेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्लेलिस्ट को सेव करना ना भूलें, ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले।